नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 9 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, कल की हमारी डिस्कशन किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई थी, जिसे अब हम संडे को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर से जुड़ी हुई खबरों को ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से जुड़ी हुई जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनसे जुड़ी कृपरों को हिंदी में सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। इस वीडियो के अंत में हमने क्विक रिवीजन का एक सेक्शन भी शामिल किया है, जो निश्चित ही आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रियल मैंगो से संबंधित है। क्या है रियल मैंगो, देख लेते हैं। रियल मैंगो IRCTC की वेबसाइट पर एक तत्काल बुकिंग के लिए विकसित एक अवैध कुख्यात सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है फ्लाई स्पीड के लिए किया जाता है। देखिए फ्लाई स्पीड क्या होती है, किसी भी सिस्टम को तेज़ी से रन करा के उस पर काम लेना फ्लाई स्पीड कहलाता है। जो भी टिकट एजेंट होते हैं वो इसके द्वारा, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा अवैध तरीके से टिकट बुक करते हैं। इस टिकट को ग्राहकों को उच्च दर पर बेचते हैं। सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, देखिए मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से कई आईडी को एक साथ लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद जो है कैप्चा को इग्नोर कर देते हैं। देखिए कैप्चा आता है किसी भी आईडी को लॉगिन करने के बाद, तो हर इंसान को कैप्चा डालना होगा। अब एक ही एजेंट कई आईडी से वहाँ पर लॉगिन है, तो वो कैप्चा को इग्नोर करके सीधे डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद जो है ये सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप की मदद से जो बैंक का OTP जो कि किसी दूसरे आईडी पर जाना चाहिए था, वो उसे हैक कर लेता है और उसके साथ सिंक हो जाता है, और वो जो हमारा OTP होता है वो फिर से फिल कर देता है ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर, जो भी IRCTC की वेबसाइट है उस पर। और ये जो है सॉफ्टवेयर ये प्री लोडेड एक फॉर्म बना के तैयार रखता है। जैसे ही फॉर्म ओपन होता है उस फॉर्म को ऑटोमेटिक उसमें सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है, अगर हम और आप इसे सिंपल वे में करें तो हमें 4 से 5 मिनट लगते हैं और हमारी सीट जो है वो वेटिंग में आती है, जबकि ये जो है कुछ सेकंड्स में ही पूरा फॉर्म भर के और टिकट जो है बुक कर देता है। तो इस तरीके से आप इसकी वर्किंग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अवैध सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए अवैध सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अवैध डेवलपर के द्वारा तैयार किए जाते हैं और बिचौलिए जो है इन्हें बिटकॉइन के माध्यम से खरीदते हैं और भुगतान करके एजेंट तक पहुँचाते हैं। बिटकॉइन का यूज़ क्यों किया जाता है, देखो बिटकॉइन जो है वो अवैध कामों में उपयोग करने वाली एक वर्चुअल करेंसी होती है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंटेक्स्ट की। तो कंटेक्स्ट क्या है, देखिए अभी RPF ने पूरे देश में एक अभियान चला रखा है इस रियल मैंगो जो सॉफ्टवेयर है इसकी जांच के लिए, और इस पर अभी जो है RPF ने रोक लगा दी। तो दोस्तों ये था इसका कंटेक्स्ट। चलते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल संपूर्ण पोषण योजना से संबंधित है। क्या है ये संपूर्ण पोषण योजना, देख लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना नाम की 2 योजनाएं लॉन्च की हैं। पहले हम लोग बैकग्राउंड की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इस योजना में क्या है। देखिए आंध्र प्रदेश में लगभग 53% जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं और लगभग 32% बच्चों का जन्म के समय जो है वजन कम होता है। देखिए आंध्र प्रदेश में आदिवासी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनमें कुपोषण की मात्रा भी अधिक है। उनमें कुपोषण के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। भौगोलिक दूरी अधिक होने के कारण उनमें पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान जो है उसकी कमी होती है। खराब पर्यावरणीय स्वच्छता के कारण उनमें कुपोषण होता है, गरीबी के कारण भी कुपोषण होता है और सुरक्षित पेयजल का अभाव होने के कारण भी कुपोषण होता है। चलते हैं आगे दोस्तों, हम देख लेते हैं इन योजनाओं के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने हेतु पौष्टिक भोजन का वितरण किया जाएगा इन योजनाओं के तहत। दोनों योजनाएं एक ही तरीके का इनका उद्देश्य है। बात की जाए इनके कार्यान्वयन की, तो कार्यान्वयन का कैसे होगा, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषण जो है वो प्रदान किया जाएगा। योजना 77 जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगी। और फंड की बात की जाए तो प्रतिवर्ष जो है आंध्र प्रदेश की सरकार को प्रतिवर्ष 1863 करोड़ रुपए यहाँ पर व्यय करने होंगे। प्रति लाभार्थी अगर बात की जाए तो प्रति लाभार्थी 1100 रुपये प्रति माह यहाँ पर खर्च होंगे। चलते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें भारत में कुपोषण की, तो खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग कुपोषित हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का 102वां स्थान था 117 देशों में से। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं वैश्विक पहल क्या की गई कुपोषण के खिलाफ। तो संयुक्त राष्ट्र ने
भूख को अपने सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया है, जिसे 2030 तक हासिल किया जाना है। भूख को समाप्त किया जाना है 2030 तक पूरी दुनिया से। और वैश्विक भूख की समस्या का समाधान करने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। देखिए जो दूसरा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो जो है हंगर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। और चौथा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं कुपोषण को मिटाने के लिए। समेकित बाल विकास सेवा योजना, दूसरी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, फिर है मध्याह्न भोजन योजना, इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, राष्ट्रीय पोषण नीति और पोषण अभियान। ये कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने चला रखी हैं कुपोषण से निपटने के लिए। चलते हैं आगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखिए अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 5 PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया जाएगा। कौन कौन से हैं ये 5 सार्वजनिक उपक्रम? इनमें से है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड HP और गेल इंडिया लिमिटेड यानी गेल। तो ये 5 जो हैं PSU, इन्हें शामिल किया जाएगा किसमें? ISA में। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। देखिए ये जो PSU है इनका क्या काम होगा? ये स्वच्छ ऊर्जा उपयोग पर फोकस करने के लिए सोलर पैनल के इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, जिससे क्या होगा आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान सौर जो क्षमता है वो 270 मेगावाट है हमारे देश में, बढ़ के कितनी हो जाएगी? 330 मेगावाट यानी 60 मेगावाट यहाँ पर बढ़ जाएगी। GOI का लक्ष्य यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर लक्ष्य की बात करें तो अगले 5 सालों में PSU के स्वामित्व के 50% ईंधन स्टेशनों को सौर बनाना है। जो भी हमारी PSU इनके 50% ईंधन स्टेशनों को सौर बनाना है। और 2019 में क्या हुआ था? इंडियन ऑयल के 5000 ईंधन स्टेशनों को सोलराइज किया गया था। चलते हैं आगे। दोस्तों अगर हम बात करें भारत को होने वाले लाभ की, तो इस कदम से भारत को अपने NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत ने ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के कम करने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए अपने जो है यहाँ पर गोल बनाए हैं, जैसे 2005 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1/3 कम कर देना, गैर जीवाश्म ईंधन से कुल खपत की न्यूनतम 40% बिजली प्राप्त करना, यानी इससे ज़्यादा भी प्राप्त की जा सकती है। गैर जीवाश्म ईंधन का यूज करके कम से कम 40% बिजली यहाँ पर बनानी है भारत को। वनों के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। देखिए कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन जब पेड़ पौधों में स्टोर हो जाता है तो हम कहते हैं कार्बन सिंक हो गया है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में, भारत की पहल पर ही हुई थी, जब COP22 का आयोजन किया गया था। COP22 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22वीं, जो कि किसकी होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, भारत में। और भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में है और इसका निर्माण भारत की पहल पर ही हुआ था। इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें अभी जो हाल ही में पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? भारत ने की है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था जिसकी मेज़बानी भारत ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको इसे याद रखना है। चलते हैं आगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल HSTDV के बारे में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। क्या हुआ है? कंटेस्ट क्या है? देखिए हाल ही में भारत ने एक नए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का परीक्षण किया। यह परीक्षण अपने सभी मानकों पर खरा उतरा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये होता है HSTDV। इसे मिसाइल के ऊपर लगा दिया जाता है जिससे मिसाइल की स्पीड बढ़ जाती है। हिंदी की बात करें तो इसे हिंदी में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन भी कहा जाता है। ये मिसाइल में इस्तेमाल होता है। इसे स्क्रैमजेट इंजन के साथ में ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन से क्या होता है? ये 6 मैक तक की गति प्रदान करता है जो भी हमारे व्हीकल जिस पर इसे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे मिसाइल पर लगाया गया है तो मिसाइल को 6 मैक तक की गति यहाँ पर प्रदान करेगा। 6 मैक का मतलब होता है कि ध्वनि की जो चाल है वायु में उससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कह सकते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड के करीब होती है ध्वनि की चाल वायु में, तो इसकी 6 गुना ज़्यादा यहाँ पर जो है इसे स्पीड मिलेगी। यह रैमजेट इंजन से काफ़ी बेहतर होता है। देखिए जो मिसाइल में इंजन यूज होता है वो रैमजेट इंजन होता है और ये स्क्रैमजेट इंजन इसमें यूज़ किया जाता है। किसमें? HSTDV में। चलते हैं आगे।
आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है और इसके क्या लाभ हैं HSTDB के। इसकी सहायता से अभी हमने डिस्कस किया क्रूज व्हीकल 6 मैक की जो है गति यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, जो कि ध्वनि की गति से 6 गुना तेज है। HSTDB मात्र 20 सेकंड में 31 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 20 सेकंड में मात्र 31 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया जाता है, जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है। जो हमारा पीछे अभी हम लोगों ने इंजन डिस्कस किया उससे, कौन सा इंजन था? रैमजेट इंजन। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसका उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से 2 उद्देश्य हैं हमारे? एक तो हम बहुत कम लागत पर छोटे उपग्रहों को इससे लॉन्च कर सकते हैं HSTDB से, और दूसरा उपयोग इसका क्या हो सकता है? इसकी सहायता से हम लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इसके 2 उद्देश्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए भारत का सहयोग इसमें किसने किया है, तो भारत जो है उसमें DRDO ने इसे विकसित किया है। DRDO को सहयोग किया है इजराइल ने और यूनाइटेड किंगडम ने। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपको देशों के नाम बदल के कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है DRDO ने मिलकर किया किसके साथ? इजराइल और यूनाइटेड किंगडम के साथ में। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75 राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे से संबंधित है। ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये ऊपर वाला जो विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, इस पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। ये एक सर्वे है। इस सर्वे में जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की साक्षरता का राज्यवार विवरण दिया गया है। सर्वे के क्या परिणाम हैं उन्हें हम देख लेते हैं। हाईलाइट क्या है इसकी? देखिए, भारत में कुल साक्षरता दर 77.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है? कम है, 73.5% है। शहरी क्षेत्रों में थोड़ी ज़्यादा है, कितनी है? 87.7% है साक्षरता दर। वहीं अगर बात करें तो ओवरऑल पुरुष साक्षरता दर जो है सभी राज्यों की महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है। केरल में पुरुष साक्षर कितने हैं? 97.4 हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। और महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। ओवरऑल केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ और यहाँ पर मेन पॉइंट दिए हैं, जो जिनका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं। इस डाटा का यूज़ आप अपने मेंस लिखने में कहीं पर भी कर सकते हैं। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 93.7% है। आपको ये याद नहीं रखने, केवल आप एक बार देख सकते हैं ताकि आप इन्हें मेंस में यूज़ कर पाएँ। महिला साक्षरता दर 82.4% है दिल्ली में। आंध्र प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 73.4% है और महिला साक्षरता दर 59.4% है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाई है यहाँ पर दोनों के बीच में। पुरुष साक्षरता दर तो 80.8% है, जबकि महिला साक्षरता दर मात्र 57.6% है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर गैप है दोनों के बीच में। वहीं अगर बात करी जाए, कुछ और डाटा दिया गया, 15 से 29 वर्ष के बीच के लगभग 35% जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट की पहुंच है और वे इसे इस्तेमाल करते हैं। लगभग 4% ग्रामीण परिवारों के पास और 23% शहरी ग्रामीणों के पास कंप्यूटर है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 24% व्यक्ति जो है उनके पास कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये डाटा जो है कब का है? आप याद रखिए 2017 से 2018 का है, जून का। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग राज्यवार क्या है साक्षरता रैंक। ये इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पर दी गई। देखिए, फर्स्ट रैंक जो है वो केरल की है। केरल में लिटरेसी रेट कितना है? 96.2% है। सेकेंड रैंक दिल्ली की है। दिल्ली में कितना है? 88.7% है। आगे अगर थर्ड रैंक की बात की जाए तो उत्तराखंड की 87.6। हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 86.6। असम की कितनी है? असम में जो है 5th रैंक पे है असम, और असम की रैंक कितनी है? 85.9। और अंतिम अगर देखा जाए, मतलब ये तो 5th है, अंतिम अगर लास्ट बिल्कुल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे लास्ट पर है, जिसमें साक्षरता दर कितनी है? 64.4%। तो ये आपको आंकड़े यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं आगे और देख लेते हैं दोस्तों आज आपने कितना सीखा। देखिए, यहाँ पर क्विक रिवीजन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनसे आपकी तैयारी अच्छी होती है। देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, संपूर्ण पोषण योजना का उद्देश्य स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने हेतु पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। दूसरा स्टेटमेंट इसी में दे रहे हैं, ये भारत सरकार की योजना है। बताइए आप क्या स्टेटमेंट सही है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है, इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है, ना कि भारत सरकार की। तो ओवरऑल हमारा देखा जाए तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना नवंबर 2015 को COP22 के दौरान भारत की पहल पर हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यालय भारत में है। बाकी और कोई भी कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भारत में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, रियल मैंगो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित आम की एक नई प्रजाति है। तो आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है?
देखिए रियल मैंगो को हमने डिस्कस किया, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक कुख्यात सॉफ्टवेयर है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डीआरडीओ ने अमेरिका तथा इजराइल के साथ मिलकर HSTDB विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट इसी में दे रहे हैं, ये क्रूज व्हीकल को 6 मैक की गति प्रदान करता है। बताइए क्या आप ये स्टेटमेंट सही है। देखिए इस स्टेटमेंट का अगर आप पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देशों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। इजराइल तो सही, इजराइल के साथ मिलकर डीआरडीओ ने किया, लेकिन अमेरिका की जगह क्या होना चाहिए था, यूके और इजराइल के साथ मिलकर किया, ना कि यूके और अमेरिका के साथ में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। फिफ्थ स्टेटमेंट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता सर्वाधिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इसी में दे रहे हैं, क्या राजस्थान की साक्षरता न्यूनतम है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आंध्र प्रदेश की साक्षरता न्यूनतम है, कितनी है, 64 पॉइंट कुछ थी। तो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट समझ सकते हैं, स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।